हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल 2024 का एक कंप्लीट ओवरव्यू दूंगा। आप लोग चाहे कोई कोर्स ज्वाइन करो या ना करो, कहीं से आपको ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल 2024 सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अगर थोड़ा सा खुद के ऊपर काम करो, थोड़ा सा यूट्यूब पे भी वीडियोस देखोगे और मैं आगे बताऊंगा आपको कि कैसे आप लोग फ्री में ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल सीख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो में कवर कर दूंगा और बाकी जो चीज़ें रह जाएंगी वो मैं बताऊंगा आपको कि आप लोग किस तरीके से उन चीज़ों को कवर कर सकते हो। आपने ये वीडियो पूरा जरूर देखना है। अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है, आप लोग इस वीडियो को सेव करके रख लो, डाउनलोड करके रख लो, ताकि जब भी आपके पास टाइम हो, जब भी फ्री टाइम हो आपके पास, आप लोग इस वीडियो को देख सको। ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल, चाहे आप लोग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, इलेक्ट्रिशियन हो या फिर आप लोग इंजीनियर हो, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग अभी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं उनको ऑलरेडी पता है कि ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल कितना इंपॉर्टेंट होता है। देखो, अगर आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के ऊपर काम करना है, अगर आपको बिल ऑफ मटेरियल रीड करना सीखना है, अगर आपको कैटलॉग डिटेल्स रीड करना सीखना है, तो ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल एक बेस्ट सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप लोग ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल ड्राइंग रीड करना सीख सकते हो, बिल ऑफ मटेरियल रीड करना सीख सकते हो, कैटलॉग डिटेल्स निकालना सीख सकते हो, रीड करना सीख सकते हो, रिपोर्ट रीड करना सीख सकते हो। क्योंकि अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हो तो इन फ्यूचर आपने इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पे काम करना ही पड़ेगा आपको। विदाउट इलेक्ट्रिकल ड्राइंग आप कुछ भी नहीं कर पाओगे इंडस्ट्री में। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि कैसे हमको ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल जो है इसको यूज़ करना है। जैसे ही आप लोग सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ रिसेंट फाइल्स मेरे को देखने को मिल रही है, क्योंकि ये रिसेंट फाइल मैंने ओपन करके रखी हुई है। आपके केस में ये फाइल्स आपको शो नहीं होंगी अगर आप लोग फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर को ओपन कर रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स मेरे को कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं, हमारी एंड्रॉयड ऐप में भी करते हैं, या जो पेड कोर्सेस है हमारे ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के उनके ग्रुप्स में भी मैसेज करते हैं कि सर सब कुछ तो ठीक है बट हम ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करें। देखिए, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर ये पेड सॉफ्टवेयर है। अप्रॉक्स 70 to 80,000 रुपीज़ पर ईयर ऑटोडेस्क चार्ज करता है ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर का। अब आपके पास तीन ऑप्शन है ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के। पहला, तो अगर आप लेटेस्ट वर्जन के लिए जाते हो, जो भी अभी करंट में चल रहा है, तो वो आपको 15 डेज के लिए फ्री में मिलेगा, यानी कि 15 दिनों के लिए फ्री में मिलेगा। अगर आप ओल्डर वर्जन पे जाते हो, जैसे कि 2022-2023 के ऊपर जाते हो, तो आपको लगभग 1 महीने के लिए फ्री में सॉफ्टवेयर मिलेगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप अभी कॉलेज स्टूडेंट हो, किसी वैलिड यूनिवर्सिटी से अगर आप लोग अपनी इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो आप लोग अपने स्टूडेंट आईडी के बेसिस पे आप अप टू 3 इयर्स के लिए ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो फ्री में। और अगर आप स्टूडेंट भी नहीं हो और आप 1 मंथ का भी ट्रायल आपने यूज़ कर लिया है, तो बेस्ट ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग ये है कि आप लोग क्या काम कर सकते हो, आप लोग किसी भी नियर कंप्यूटर रिपेयर शॉप पे जाओ, वहाँ उन लोगों से बोलो कि भाई अपना लैपटॉप लेके जाओ, वहाँ उनसे बोलो कि भाई ये मेरा लैपटॉप है, इसमें मुझे ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का सॉफ्टवेयर डाल के दे दो। वो आपसे 200-300 रुपये या कहीं 100-50 रुपये में भी सॉफ्टवेयर डाल के दे देते हैं। वो डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। और आप लोग इजीली एक क्रैक सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं। और हम लोग भी अपने कोर्सेज के साथ में सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, बट वो सॉफ्टवेयर भी सभी सिस्टम में सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के सभी जो सॉफ्टवेयर है वो अलग अलग सिस्टम स्पेसिफिकेशंस को सपोर्ट करते हैं। ओके, तो ये हो गया कि हमें सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करवाना है। यही 3 तरीके हैं, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। इंटरनेट पे आप ढूंढते रह जाओगे सॉफ्टवेयर्स, बट वो सॉफ्टवेयर्स भी हो जाते हैं एक्टिवेट, बट उसके लिए एक तो सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस है। कई बार विंडो का जो विंडो डिफेंडर है वो ब्लॉक कर देता है सोर्स, जो क्रैक सोर्स फाइल होती है उनको, और कई बार एंटीवायरसेस होते हैं उसकी वजह से भी ब्लॉक हो जाते हैं। और कई बार स्टूडेंट्स को प्रॉपर लैपटॉप डेस्कटॉप की नॉलेज होती नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग उनको कई बार बोलते हैं कि आप अपना विंडो डिफेंडर ऑफ कर लो, एंटीवायरस ऑफ कर लो, बट वो कर नहीं पाते, जिसकी वजह से उनकी क्रैक सोर्स फाइल ब्लॉक हो जाती है और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जैसे आप लोग, चलो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करवा लिया, चाहे आपने इन तीनों मेथड्स में से कोई भी मेथड यूज़ किया हो, उसके बाद सिंपली आप लोग क्या काम करोगे, जब ये इंटरफेस आपके सामने आएगा
तो यहाँ पे वर्जन कोई भी हो सकता है। मेरे केस में यहाँ पे 2024 है, आपके केस में यहाँ पे 2023, 2025, 22, 17, 20 कुछ भी हो सकता है। ओके, आपने सिंपली क्या काम करना है, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर में यहाँ पे कुछ टैब मिलेंगे आप लोगों को, कुछ एक्टिवेट है और कुछ डीएक्टिवेट है। जो डीएक्टिवेट है वो थोड़ी देर में एक्टिवेट हो जाएंगे जब हम लोग यहाँ पे ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे या फिर कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन करेंगे। मान के चलो जस्ट एक ये जो ड्राइंग है इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब मैं जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट हो गया, न्यू ड्राइंग हो गया, रिफ्रेश हो गया, उसके अलावा यहाँ पे ड्राइंग लिस्ट डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन हो गया एंड पब्लिश प्लॉट। ये कुछ टैब जो है या कुछ ऑप्शंस या आइकन जो है ये एक्टिवेट हो चुके हैं। ये प्रोजेक्ट मैनेजर है। ये प्रोजेक्ट मैनेजर को आप लोग यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हो अपने माउस में। अगर आप लोग लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करने की कोशिश करोगे तो ये इजीली ड्रैग हो जाएगा। वापस से आप लोग इसको यहाँ पर इस तरीके से ला भी सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप मान के चलो प्रोजेक्ट मैनेजर गलती से कई बार क्या हो जाता है, यहाँ से क्लोज, आप लोग यहाँ पे इस तरीके से इसको क्लोज कर देते हो, तो उस केस में आप लोग क्या काम कर सकते हो, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है हम लोगों को। अगर आप ऊपर यहाँ पे शॉर्टकट बार में आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्रोजेक्ट मैनेजर का। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे, सिंगल क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पे ये प्रोजेक्ट मैनेजर वापस से आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में क्या है, जब भी आप लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो कुछ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स आप लोगों को मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, जैसे कि IC 60617 डेमो, उसके अलावा एक्स्ट्रा लाइब्रेरी डेमो, यहाँ पे आपका GB डेमो, IC डेमो, IEEE डेमो, GIS डेमो, और यहाँ पे NFPA डेमो मिलेगा आपको, पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा आपको, एंड यहाँ पे WD डेमो मिलेगा आप लोगों को। ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अलग अलग स्टैंडर्ड्स पे बने हुए हैं। IEC स्टैंडर्ड अलग होता है और यहाँ पे GB स्टैंडर्ड अलग है, यहाँ पे IEEE का स्टैंडर्ड अलग है, GIS का स्टैंडर्ड अलग है, NFPA का स्टैंडर्ड अलग है। अब स्टैंडर्ड्स मीन्स जैसे कि इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में हम लोग एक अलग स्टैंडर्ड के ऊपर काम करते हैं। अगर आप लोग जापान में जाओगे तो वहाँ पे अलग स्टैंडर्ड पे काम होता है। रसिया, चाइना अलग स्टैंडर्ड्स पे काम करते हैं। यूरोपियन कंट्रीज जो है यानी कि जो फ्रांस है, जर्मनी है, ये जो कंट्रीज हैं ये अलग स्टैंडर्ड्स पे काम करती हैं। अमेरिका बिल्कुल अलग स्टैंडर्ड्स पे काम करता है। तो मान के चलो कल को आप लोग अपने किसी ऐसे क्लाइंट के लिए ड्राइंग बना रहे हो जो अदर कंट्री से है, या फिर कोई आप ऐसी कंपनी में जॉब करते हो जो कोई मतलब कोई MNC कंपनी है, कोई जर्मन MNC है, अमेरिकन MNC है या जापानीज MNC है, तो आपको उनके अकॉर्डिंग ही कई बार क्या होता है कि हमको जो है वो ड्राइंग बनानी पड़ती है, ठीक है। अब कई बार हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग कई स्टूडेंट्स में से पूछते हैं कि सर ये जो एरिया है ना, ये देखो ये एक ड्राइंग है, इस ड्राइंग में ये जो एरिया है बाहर का, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट। देखो टेम्पलेट के अंदर ड्राइंग बना हुआ है, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारी ड्राइंग है और इसको हमने जिस एक फ्रेम के अंदर डाला हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट, ठीक है। एक टेम्पलेट में उस ड्राइंग की, मैन्युफैक्चरर की, क्लाइंट की सभी डिटेल्स होती हैं, जैसे कि ये ड्राइंग किसने बनाई है, ये ड्राइंग को चेक किसने किया है, कब ये ड्राइंग बनी है, पेज नंबर, सारी इन्फॉर्मेशंस इसी टेम्पलेट में होती है। जब हम लोग ड्राइंग को रीड करते हैं तो उसमें ये टेम्पलेट एंड ये जो ग्रिड ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे 1 2 3 4, ठीक है, ये ग्रिड की हेल्प से ही हम लोग एक ड्राइंग को रीड करते हैं, वायर ट्रेस करते हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से कोई भी अगर हमको इलेक्ट्रिकल पैनल में कोई वायर ट्रेस करना है, कोई कंपोनेंट ट्रेस करना है, वो हम लोग इजीली कर पाते हैं, ठीक है। अब अगर मान के चलिए मुझे कोई न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो मैं क्या काम करूंगा, अगेन यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर में आऊँगा। पहले ये सभी टैब डीएक्टिवेट थे, अब एक्टिवेट हो चुके हैं। मैं न्यू प्रोजेक्ट पे जाऊँगा। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट का एक न्यू डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आ जाएगा। यहाँ पे मैं अपना प्रोजेक्ट का नेम डालूंगा, मान के चलिए डेमो_YT, ठीक है।
उसके बाद लोकेशन पूछ रहा है कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है हमें ये किस लोकेशन में हमने इसको सेव करना है। तो ट्राई कीजिए कि जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लोकेशन आ रहा है उसी लोकेशन में आप लोग इसको रहने दो, क्योंकि इसी लोकेशन में आपको ये सभी प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, और ये जो लोकेशन है वो भी आप लोग ध्यान देना, क्योंकि हमको कई बार जो सोर्स फाइल होती है वो कई बार कॉपी करनी पड़ती है, कई बार हमको एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में फाइल्स लेके आनी होती हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि भाई ये सी ड्राइव यूजर जगदीश डॉक्यूमेंट्स और एक ऐड 2024 में ये फाइल्स है, ताकि हम लोग इजीली अपनी फाइल्स को जो है वो एक्सेस कर पाए। उसके बाद अब ये जो न्यू प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं वो प्रोजेक्ट को हम लोग इनमें से किस स्टैंडर्ड के ऊपर हम लोग बनाना चाहते हैं, यानी कि किस प्रोजेक्ट की सेटिंग को हम लोग अपने इस न्यू प्रोजेक्ट में कॉपी करना चाहते हैं, वो यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या काम करना है, आप जिस भी प्रोजेक्ट में से सेटिंग्स को कॉपी करने वाले हैं वो आप लोग यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। हालांकि आप लोग बाद में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, बट अगर आपको पता है कि भाई किस प्रोजेक्ट में कौन सी सेटिंग्स पे काम होता है तो आप लोग इजीली कॉपी कर सकते हो। या फिर आप कोई भी जब कोई नया प्रोजेक्ट मान लो किसी एक प्रोजेक्ट पे बनाते हो और उसके बाद जब आपको पता लग जाता है कि भाई हाँ इस प्रोजेक्ट में इस टाइप की सेटिंग्स होती हैं, तो आप लोग उसके बाद इजीली, मतलब एक बार स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी सेटिंग्स वगैरह को करने में, उसके बाद जब आप लोग सेम स्टैंडर्ड पे वापस से काम करने लग जाओगे तो आप लोग सेम क्या काम कर सकते हो, अपना जो सेटिंग्स है वो अपने किसी दूसरे प्रोजेक्ट से सिंपली कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं NFPA डेमो यानी कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसकी सेटिंग यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ। उसके बाद सिंपली यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो डेमो YT ये प्रोजेक्ट आ चुका है। अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं न्यू ड्राइंग पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं न्यू ड्राइंग पे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो अब मेरे सामने यहाँ पे क्रिएट न्यू ड्राइंग का एक न्यू डायलॉग बॉक्स आ चुका है। यहाँ पे मैं ABC एक न्यू ड्राइंग का नेम डाल रहा हूँ। उसके बाद ये टैम्पलेट पूछ रहा है कि भाई हम किस टैम्पलेट के ऊपर काम करने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता था ये वाला जो फ्रेम है इसको हम लोग टैम्पलेट बोलते हैं। तो यहाँ पे ब्राउज करना पड़ेगा हमको और जिस भी टैम्पलेट के ऊपर हम लोग काम करना चाहते हैं वो टैम्पलेट हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये वाला जो टैम्पलेट है ये एक ऐड इलेक्ट्रिकल IC है। ठीक है, अगर आप IC स्टैंडर्ड के ऊपर काम कर रहे हो तो आप लोग इस टैम्पलेट को सेलेक्ट करोगे। अगर आपने कोई अपना कस्टमाइज टैम्पलेट बनाया हुआ है क्लाइंट के अकॉर्डिंग तो आप लोग उस टैम्पलेट को सेलेक्ट करोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है लर्न ट्रिपल E के नाम से। ठीक है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया एंड उसके बाद सिंपली यहाँ पे मैं ओपन पे क्लिक करूंगा। ये हो गया मेरा। उसके बाद लोकेशन यहाँ पे दे रहा है और यहाँ पे डेस्टिनेशन 1 2 3 यहाँ पे डालना चाहो आप लोग डाल सकते हो, प्रोजेक्ट कोड डाल सकते हो, इंस्टॉलेशन कोड डाल सकते हो, लोकेशन कोड डाल सकते हो। ये होते क्या है, या आप जब जैसे जैसे सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करने लगोगे या आगे जब हमारे लेक्चर्स आएंगे तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें जानने को मिलेंगी। फिलहाल ड्राइंग एंड प्रोजेक्ट, ड्राइंग पे तो कुछ मिलेगा नहीं, प्रोजेक्ट में मे भी आपको इंस्टॉलेशन कोड और लोकेशन कोड जो है वो देखने को मिले। प्रोजेक्ट में भी नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा तो प्रोजेक्ट अभी ये न्यू है। ठीक है, यहाँ पे सीट एंड ड्राइंग वैल्यूज आप लोग डाल सकते हो, सेक्शन डाल सकते हो, सब सेक्शन आप लोग ऐड कर सकते हो। मैं फिलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, इनको हम लोग इन फ्यूचर एडिट करेंगे। सिंपली यहाँ पे मैं ओके के बटन पे क्लिक करता हूँ और ये कह रहा है डू यू वांट टू अप्लाई द प्रोजेक्ट डिफॉल्ट वैल्यूज टू दी ड्राइंग सेटिंग्स। मैं सिंपली यस पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यस पे क्लिक करूँगा तो एक न्यू टैम्पलेट हम लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है। ये फ्रेश टैम्पलेट है। ओके, यहाँ पे देखिए फ्रेश टैम्पलेट है। ठीक है, ये हम लोगों ने बनाया हुआ था। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है। देखो अब यहाँ पे प्लस का आइकन आ चुका है, पहले प्लस का आइकन नहीं था। अब मैं जैसे इस प्लस के आइकन पे क्लिक करूंगा तो इस आइकन मतलब इस प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी ड्राइंग्स होंगी वो हमको यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ कि प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग किस तरीके से काम करते हैं। अगर हम लोग स्कीमेटिक बना रहे हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्कीमेटिक टैब पे क्लिक करते हैं। अगर हम लोग जब पहले हम लोग स्कीमेटिक बना लेंगे, मान लो कोई भी इलेक्ट्रिकल पैनल है तो उसका पूरा स्कीमेटिक हम लोग पहले बना लेंगे, चाहे वो 10 पेजेस का हो, 100 पेजेस का हो, कितने भी पेजेस का हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग जितने भी हम लोग स्कीमेटिक में कंपोनेंट्स को यूज कर रहे हैं सभी कंपोनेंट्स को हम लोग प्रॉपर उसका कैटलॉग नंबर देंगे। मतलब कैटलॉग नंबर का मतलब क्या होता है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मैं कोई भी कंपोनेंट मुझे अगर इंसर्ट करना है तो सिंपली मैं आइकन मेन्यू में आऊँगा। आइकन मेन्यू में जैसे ही मैं आऊँगा तो देखो यहाँ पे NFPA की स्कीमेटिक
सिंबल्स लाइब्रेरी यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुकी है, क्योंकि हम लोगों ने सेटिंग प्रोजेक्ट बनाते हुए हमने सेटिंग की थी। ठीक है, एनएफपीए को हमने कॉपी किया था उसकी सेटिंग को। अब मान के चलिए मैं सिंपली एक एनो पुश बटन यहाँ पे लेता हूँ। अच्छा, इसका साइज काफ़ी छोटा हो गया ना, एक काम करते हैं, अगेन आइकन मेन्यू में आते हैं, और अगर आपको कोई कंपोनेंट का साइज बहुत छोटा यहाँ पे अगर दिख रहा है ना, तो आप लोग सिंपली क्या काम कर सकते हो, यहाँ पे स्केल चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं अब पुश बटन लूंगा। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो साइज है वो चेंज हो चुका है। अब जैसे ही आप लोग कोई भी कंपोनेंट को इंसर्ट करते हो, तो आपके सामने इंसर्ट एडिट कंपोनेंट का एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ये डायलॉग बॉक्स आपका तब भी ओपन होगा जब आप कोई न्यू कंपोनेंट इंसर्ट करोगे, और तब भी होगा जब आप लोग किसी कंपोनेंट को एडिट करोगे। तो इसीलिए इस डायलॉग बॉक्स का नाम इंसर्ट एडिट कंपोनेंट डायलॉग बॉक्स है। अब यहाँ पे कंपोनेंट टैग में आप चाहो तो मैनुअल यहाँ पे कंपोनेंट टैग डाल सकते हो। बाकी अगर हमने यहाँ पे कोई रेफरेंस नंबर ऐड किए होते तो यहाँ पे कंपोनेंट टैग नेम हमको मैनुअल नहीं डालना पड़ता, ऑटोमेटिक रेफरेंस बेस्ड टैगिंग ये कर लेता। अब यहाँ पे हमको डिस्क्रिप्शन 1 और 2 यानी कि यहाँ पे इसको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। जैसे कि ये है हमारा एक NOPB, ठीक है, NOPB है। और दूसरा किस लिए है ये NOPB, वो हम लोग यहाँ पे दे देते हैं कि ये स्टार्ट के लिए है। ओके, ये स्टार्ट के लिए है। ठीक है, जो भी आप लोग मतलब जिसको भी स्टार्ट कर रहे हो, हाइड्रोलिक मोटर स्टार्ट या हाइड्रोलिक 1 स्टार्ट, कुछ भी आप लोग रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद कैटलॉग डेटा। अब देखो ये एनो पुश बटन है। अब ये एनो पुश बटन किस मैन्युफैक्चरर का है, उसका कैटलॉग नंबर क्या है, यानी कि मॉडल नंबर वगैरह उसका क्या है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी पड़ेंगी, क्योंकि ड्राइंग आप लोग बना दोगे। उसके बाद सॉफ्ट फ्लोर पे जो भी इस ड्राइंग की मदद से इलेक्ट्रिकल पैनल बनाने वाला है, उसको कैसे समझ में आएगा विदाउट मैन्युफैक्चरर और कैटलॉग नंबर कि उसको कौन सा पुश बटन यूज करना है, किस कंपनी का करना है या किस रेटिंग का करना है। ठीक है, अगर कोई अदर कंपोनेंट है, कॉन्टैक्टर है या रिले है, तो वो सारी डिटेल्स हमको यहाँ पे देनी होती है। अब आपको क्या काम करना है, अगर आपको मैन्युफैक्चरर कैटलॉग नंबर पता है तो आप लोग मैनुअल यहाँ पे डाल लो, नहीं पता है आप लोग लुकअप के बटन पे क्लिक करो। जैसे लुकअप के बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो कैटलॉग ब्राउजर का एक न्यू डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, और यहाँ पे अब कैटेगरी ऑटोमेटिक इसने पुश बटन सेलेक्ट कर लिया PB, क्योंकि हमने पुश बटन को यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है। अब यहाँ से कोई भी आप लोग पुश बटन जो है ले सकते हो। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ पे पुश बटन मोमेंट्री और नीमा स्टैंडर्ड पे बना हुआ है ये, इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद सिंपली यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखो मैन्युफैक्चरर AB आ चुका है। AB का मतलब एलन ब्रेडली यहाँ पे आ चुका है, उसका कैटलॉग नंबर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, उसके बाद रेफरेंस NO और NC यहाँ पे आप लोग डाल सकते हो, एंड यहाँ पे पिन नंबर डाल सकते हो। एक एनो पुश बटन अगर है तो उसके पिन नंबर्स 3 और 4 होते हैं। ठीक है, आप लोग कोई भी एनो पुश बटन ले लो, मतलब पुश बटन, ओके, कोई भी ले लो, किसी भी कंपनी का ले लो, उसके पिन नंबर्स 3 और 4 होंगे। तो यहाँ पे आप लोग डाल सकते हो 3 और 4 इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग मल्टीपल कैटलॉग ऐड करना चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि भाई ये मैन्युफैक्चरर का ये कैटलॉग नंबर ना मिले, तो इसकी जगह पे आप दूसरा यूज कर सकते हो, तीसरा यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग मल्टीपल कैटलॉग भी ऐड कर सकते हो, और मैक्सिमम यहाँ पे आप लोग 99 कैटलॉग ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब सेम यहाँ पे अगर मान लो आपके इन्वेंट्री में ये मॉडल नंबर या ये मैन्युफैक्चरर का ये कंपोनेंट ना हो, तो इसकी जगह पे दूसरा भी यूज किया जा सकता है। सेम हम लोग कैटलॉग लुकअप पे जाएंगे और दूसरा सेलेक्ट कर लेंगे और दूसरा यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया 1। सेम हम लोग 2 पे जाते हैं, अगर वो भी ना मिले तो हम लोग कोई और सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिया। अगर ये भी ना मिले तो हम लोग कोई और सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम इसको चूज कर सकते हैं, ओके कर दो। ठीक है, उसके बाद सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पे मल्टीपल कैटलॉग में टोटल 3 मल्टीपल कैटलॉग हम लोगों ने ऐड कर दिए। अगर ये ना मिले तो इसकी जगह पे इन तीनों में से कोई भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जो आप लोग यहाँ पे डिटेल्स डालोगे ना, कोई भी आप लोग ड्राइंग बनाओ, तो ये कैटलॉग डिटेल्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, जब आप लोग इन फ्यूचर रिपोर्ट जनरेट करोगे, एरर रिपोर्ट देखोगे कि भाई आपकी ड्राइंग में कोई एरर तो नहीं है, कोई मान लो ड्राइंग में कोई अदर प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कैटलॉग डिटेल्स से रिलेटेड रिपोर्ट बनाओगे, कुछ भी अगर बनाओगे या बिल ऑफ मटेरियल से रिलेटेड डिटेल बनाओगे, तो वो सभी रिपोर्ट आपकी करेक्ट रिपोर्ट तभी आएंगी जब आप प्रॉपर कैटलॉग डिटेल्स हो गया, प्रॉपर टैग, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, ये सब चीज़ें आप लोग डालोगे। अगर आप नहीं डालोगे तो आपकी रिपोर्ट्स जो है वो प्रॉपर जनरेट नहीं हो पाएंगी। और दूसरी चीज़, जब आप लोग कोई भी
कंपोनेंट में उसकी कैटलॉग डिटेल्स उसको अगर नहीं देते हो, तो उसके बाद आप इलेक्ट्रिकल पैनल जब डिजाइन करने के लिए जाओगे तो होगा क्या कि जिस कंपोनेंट की कैटलॉग डिटेल नहीं है उस कंपोनेंट के फुटप्रिंट भी आप लोगों को नहीं मिलेंगे। जब फुटप्रिंट ही नहीं मिलेंगे तो फिर आप लोग उस केस में प्रॉपर इलेक्ट्रिकल पैनल डिजाइन नहीं कर पाओगे, और फिर बाद में आपको वहाँ पे कैटलॉग डिटेल ऐड करना पड़ेगा। और जब बाद में कैटलॉग डिटेल ऐड करोगे तो फिर वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो उससे बचने के लिए आप लोग स्टार्टिंग में ही जब भी कंपोनेंट को ऐड करो तो आप साथ के साथ में कैटलॉग डिटेल उसकी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का कि हम लोग कैसे कंपोनेंट को ऐड कर सकते हैं। कंपोनेंट को ऐड करने के मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आइकन मेन्यू हो गया, कैटलॉग ब्राउजर हो गया। कैटलॉग ब्राउजर मीन्स ये जो कैटलॉग ब्राउजर मैंने आप लोगों को अभी दिखाया था ना, इस कैटलॉग ब्राउजर से भी आप लोग जो है वो कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो है इस सर्च बॉक्स को आप लोग डिलीट करो और उसके बाद एंटर प्रेस करोगे तो इसमें जितने भी कंपोनेंट्स होंगे पुश बटन कैटेगरी के वो सभी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब कितने हैं, 1,17,223 कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो इनमें से आप लोग कोई भी सर्च कर सकते हो, कोई भी चूज कर सकते हो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट पता है तो वो भी आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अदर टूल हैं, जैसे कि एक एडिट का यहाँ पे टूल मिलता है। जैसे आप लोग एडिट पे जाते हो और अपने जिस भी कंपोनेंट को आप लोग एडिट करना चाहो उसको आप लोग सेलेक्ट करते हो तो अगेन वही डायलॉग बॉक्स ओपन होता है इंसर्ट एडिट कंपोनेंट का। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि डिलीट कंपोनेंट है। आप लोग किसी भी आइकन के ऊपर कर्सर को होल्ड करके रखोगे ना तो आपको जो है उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ अदर टूल्स होते हैं हम लोगों के पास। स्कूट हो गया, अलाइन हो गया। अलाइन मीन्स जैसे कि मान के चलो आपने कोई कंपोनेंट इंसर्ट किया और वो एक कंपोनेंट यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ इस तरीके से कर दिया आपने। आप चाहते हो कि ये सभी कंपोनेंट्स को मैं अलाइन करूं, एक ही लाइन में अलाइन होनी चाहिए, तो आप लोग इस अलाइन टूल को यूज़ कर सकते हो। किसी कंपोनेंट को मूव करना है, मूव कंपोनेंट टूल को यूज़ कर सकते हो। किसी को रिवर्स या फ्लिप करना है वो आप लोग कर सकते हो। किसी भी टूल पे अगर आप लोग कर्सर को होल्ड करके रखोगे तो उसका डिस्क्रिप्शन नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोग इजीली समझ सकते हो कि भाई किस टूल का यहाँ पे क्या काम है।